हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैं एक मोटी जवान लड़की हूँ और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चचेरे भाई ने मेरी केंद्र सरकार में चुनाव लड़े। दोस्तों, मई का महीना था तो मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। इन्हीं छुट्टियों में मई के महीने में गर्मियों का भी मौसम चल रहा था। एक शादी मेरे घर में भी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए भी तैयार भी थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोर बहुत थे। एक हफ्ते में 3 घरों में चोरी हुई थी और घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी का डर भी बना रहता है, इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे रिश्तेदारी में शादी बुआ के लड़की की थी, इसलिए मम्मी का जाना भी तय था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो बुआ गुस्सा हो जाती, इसलिए उनको भी जाना था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूंगी। मैं भी बुआ के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा यही सोचकर मैं नहीं गई और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी। पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद भाई को कॉल की और कहने लगे, यार कमलेश, एक काम है, 3-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और घर में एक लड़की का अकेली रहना सही नहीं लगता। तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ अपने बेटे को रोक सकते हो। अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मेरा बेटा यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता है वैसे ही वहाँ से चला जाया करेगा, वैसे भी तो वह सिर्फ रात में ही घर पर आता है। अंकल ने हमारी मदद और मैं अकेली ना रहूं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को हमारे यहाँ भेज दिया। रात में पापा से कहने लगे, चिंता आप ना करें, मैं हूँ तो कोई समस्या नहीं होगी। चचेरे भाई की शादी 8 साल पहले हो चुकी थी। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चचेरे भाई आ रहे थे तब उन्होंने मेरे पास कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगे। मैंने कहा, भैया थोड़ा पनीर की सब्जी लिए आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिए। शाम को जब चचेरे भाई आए तो वह अपने साथ पनीर को सब्जी भी लेकर आए। भैया वहाँ से आने के बाद बहुत थक गया थे और कहने लगे, पूनम तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धुल कर आ रहा हूँ। इससे पहले भी 2 बार भैया 2 बार हमारे घर पर आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। भैया ने अपना बैग साइड में रख दिया और हाथ मुंह धुलने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी और हम साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बात करने लगे। भैया मुझसे कहने लगे, पूनम तुम अब पहले से बड़ी और खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। कहने लगी, भैया आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। भैया कहने लगे, नहीं यार पूनम, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूँ। और भैया मुस्कुराने लगे, मैं भी हंसने लगी। मैं भैया से कहने लगी, भैया दूध पियोगे। भैया मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ थोड़ा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और भैया को दे दिए। भैया ने दूध पिया और कहने लगे, पूनम दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने भैया से कहा, भैया आप तो रोज घर पर दूध पीते होगे। भैया मेरी बात समझ गया और हंसने लगे। और खाना खाने के बाद भैया फोन लेकर चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात के 11 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें की। भैया इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और भैया अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर भैया के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि भैया अभी भी नहीं उठे हैं। मैं भैया को आवाज देने लगी और कहने लगी, भैया आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात में सोने के कारण भैया गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं भैया के कमरे में गई और भैया को जगाने लगी। तभी देखा भैया का डंडा खड़ा था और तंबू टेंट तना देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी भैया की आंखें
खुल गई और भैया ने कहा, अरे पूनम। मैंने भैया की तरफ देखते हुए कहा, भैया उठ जाइए, आज आपको लेट हो जाएगा। भैया ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, और बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने भैया से कहा, भैया आप नहा धो लीजिए, आपका नाश्ता रेडी है। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। उसके बाद भैया ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और नहाने चली गई। मैं नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 3:00 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब सो गई कुछ पता ही भी चला। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद उठी तो देखा कि भैया के भी आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पसीने में पूरी भीग गई थी तो मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ। मैंने स्नान करके आज सफेद कलर की एक टाइट खूबसूरत ड्रेस पहन ली। वह मेरे शरीर पर पूरी फिट थी। मैंने थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। तब तक भैया आ गए। मुझे आवाज दी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो भैया मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह पूनम, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि भैया का डंडा मुझे देखकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन भैया उसे बैग के पीछे छिपा रहे थे। भैया मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी भैया मुझे अपनी केंद्र सरकार में जगह दे दे। भैया की तारीफ से मेरी केंद्र सरकार में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वह मेरे चेहरे भाई थे। उसके बाद भैया मुझसे कहने लगे, पूनम मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। भैया कहने लगे, ठीक तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक भाई। वही सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन चली गई। मुझसे कहने लगे, सौम्या आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा हाँ भाई, और अब तो लाइट भी चली गई। इसलिए भाई ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। भैया कहने लगे, पूनम तुम पसीने में पूरी भीग गई हो तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद मार सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। भैया खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। मैंने और चचेरे भाई ने मिलकर खाना बनाती रही और बात करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। भैया मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि मेरी सरकार पसीने में कारण साफ साफ दिख रही थी। मैं भी थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई जिससे वह आसानी से देख सके। फिर मैंने चचेरे भाई से कहा, भैया आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। भाई ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। मैं भैया से बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने काले रंग की एक फिटिंग की ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट थी, इसलिए मेरी केंद्र सरकार भी अच्छा से दिख रही थी। मैंने और भैया ने मिलकर खाना खाया। अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक जोर से बोले, पूनम तुम्हारे कंधे पर कॉकरोच है। इस पर मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी क्योंकि मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता था। मैं उठकर कॉकरोच को भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक कॉकरोच अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तभी कॉकरोच फिर से भाई को दिखी। उन्होंने मुझे गले के नीचे इशारा किया। जब तक मैं कुछ समझती और कॉकरोच को भगाती तब तक मेरे केंद्र सरकार में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए मैंने और भाई ने भी देखा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे अंदर जैसे कॉकरोच चल रही हो। मैंने कपड़ों को झाड़ कर देखा लेकिन कॉकरोच नहीं मिली। मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया।
अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी सरकार को कपड़ों से अलग कर दिया। मैं भाई के सामने खड़ी थी, भाई मुझे देख रहे थे और अब कॉकरोच भी गायब हो चुकी थी। भाई कहने लगे, पूनम यह सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी, तभी लाइट भी चली गई। भाई ने मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, पूनम तुम चिंता मत करो, कॉकरोच जा चुकी है। तब कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। फिर मैं भाई से इस घटना के लिए माफी मांगने लगी। इस पर भाई ने कहा, माफी किस बात की, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद मेरा चचेरा भाई बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से बिजली चली गई। तब भाई ने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट को ऑन ना किया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। इसके बाद चचेरे भाई ने कहा, अपने कपड़े पहन लो। भाई ने मुझे कपड़े पहनने को दिए। भाई बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। तब मैंने भाई को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। भाई कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकते हो, तो तुम्हें गर्मी भी काम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन फिर मैंने निकाल दिए। भाई मुझे देखकर कहने लगे, पूनम अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ सकता हूँ? मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने हाँ कर दी। उसके बाद चचेरे भाई ने 3 घंटे तक चुनाव लड़ते रहे। फिर मैं बेतहाशा लेट गई और चचेरे भाई से कहने लगी, बस भैया अब मैं और चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। भैया कहने लगे, तुम्हारी केंद्र सरकार तो बहुत सख्त है। मैं कहने लगी, क्योंकि भैया मैंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी। तभी थोड़ी देर हम लेटकर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में लाइट आ गई। भैया कहने लगे, चलो हम नीचे चलकर लेटते हैं, लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। मैंने भाई से कहा, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग और फिर मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगे और हम दोनों वहीं सो गए। फिर जब भी टाइम मिलता दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जल्दी ही आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।